क्लास 10th। मैंने पिछले लेक्चर में आपको नेताजी का चश्मा पढ़ाया था। अब इसी कड़ी में गद्य खंड में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बाल गोविंद भगत पढ़ाऊंगी। पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। बाल गोविंद भगत के राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके जीवन के आरंभिक वर्ष कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 15 वर्ष की अवस्था में वे लेखन कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। उसी समय उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी छपने लगी। पहले उन्होंने पत्रकार के रूप में लेखन कार्य आरंभ किया, परंतु बाद में वे साहित्य की ओर मुड़ गए। सन 1968 में लंबी बीमारी के बाद पटना में उनका देहावसान हो गया। ये था लेखक का परिचय। इसके बाद पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति हैं या एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि का सन्यासी है। गीता के कर्मयोग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक साधारण किसान बाल गोविंद भगत। देखिए, बाल गोविंद भगत में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको चैप्टर में सारी हेडिंग्स वाइज सब कुछ समझाऊंगी। पहली हेडिंग है लेखक का अहंकार। लेखक स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था, परंतु न जाने किस प्रेरणा से उसका गर्व से सिर ऊंचा हो जाता। लेखक का अहंकार। लेखक स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था, परंतु न जाने किस प्रेरणा से उसका गर्व से ऊंचा सिर तेली बाल गोविंद भगत के सामने झुक जाता था। यद्यपि बचपन से वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाले सभी क्रियाओं जैसे संध्या, हवन, तिलक, भजन, चंदन सब कुछ करते थे और छोटी जाति वालों को नीचा मानते थे। अगली हेडिंग है बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे, मीन्स सफ़ेद हो गए थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी, जाड़े में काली कमली ओढ़कर मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे। कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी पहनते, जाड़े में एक काली कमली ओढ़ लेते, मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते और गले में तुलसी की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी और थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। थर्ड हेडिंग है सच्चे साधु। परिवार वाले होते हुए भी वे एक साधु थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज़ व्यवहार में नहीं लाते थे, यहाँ तक कि वे दूसरों के खेत में शौच तक नहीं करते। जो कुछ खेत में पैदा होता
वह उसे अपने घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ में अपने साहब के दरबार में भेंट देने के लिए ले जाते। फिर जो कुछ प्रसाद रूप में बचता था उसी से अपना गुजारा करते थे। अगली हेडिंग है, 4th हेडिंग, अलौकिक संगीत के गायक। लेखक उनके मधुर गान पर मुग्ध था। कबीर पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की झिलमिल फुहार के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। ऐसे समय में एक स्वर तरंग झनकार सी उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी से लिथड़े हुए रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से संगीतमय शब्दों से कुछ गा रहे हैं। ऐसा गान जो कुछ स्वर्ग की ओर तथा कुछ लोगों की ओर भेज रहे हैं। औरतें, बच्चे, हलवाहे सभी झूमते हुए एक विशेष क्रम में अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते हैं। यह है उनके अलौकिक संगीत का जादू। अगली हेडिंग है, भादों की रात में भी भक्ति गीत। भादों की बादलों भरी अर्धरात्रि में वर्षा थम चुकी है। भगत की खंजड़ी बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। पिया गोद में है परंतु वह समझती है कि वह अकेली है। उसका यह गीत सुनकर अकस्मात चौंक उठने वाली बिजली की तरह कौंध उठता है उनका यह गीत। सारा संसार सोया है, भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अगली हेडिंग है, प्रभाती का स्वर। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रभाती बोलते हैं जो सुबह के टाइम लोग चलते फिरते किसी पवित्र नदी में स्नान करते जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो वो गाते हुए एक फेरी निकालते हैं, उसे कहते हैं। ये फेरियाँ फागुन तक चलती थी। वे सुबह ही नदी स्नान से लौटकर खंजड़ी बजाते हुए अपने गाने टेरते हुए चलते हैं। एक बार माघ की कपकपाने वाली भोर में लेखक उनकी प्रभाती सुनने पोखरे पर पहुंच गया। उसने देखा कमली ओढ़े भगत गाने के सुरूर में मस्त थे। लेखक जाड़े से कांप रहा था परंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक रहे थे, श्रम बिंदु पसीने की बूंदें। अगली हेडिंग है, संध्या का गायन। संध्या कहा जाता है शाम को गाने वाले गीतों को। उनके संध्या के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में और भी कुछ लोग जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों के साथ वे लोग भगत के स्वर में स्वर मिलाते। गीतों के ताल स्वर के उतार चढ़ाव से श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। अगली हेडिंग है, इकलौते बेटे की मृत्यु। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मंदबुद्धि कुछ सुस्त सा था। उन्होंने बड़ी साध से बड़ी खुशियों के साथ उसकी शादी करवाई। पुत्रवधू बहुत ही सुभग और सुघड़ थी, बहुत अच्छी थी, सुशील थी। उसने आते ही घर का सारा प्रबंध संभाल लिया। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गया। अगली हेडिंग है, वैराग्य का प्रत्यक्ष दर्शन। यह समाचार सुनकर लेखक जब उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव लिटाया हुआ है और बाल गोविंद भगत तल्लीनता के साथ भजन गा रहे हैं। वे बीच बीच में पुत्रवधू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी से जा मिली है। यह रोने की बात नहीं, आनंद मनाने की बात है, खुशी मनाने की बात है। इससे बढ़कर आनंद की क्या बात होगी।
अगली हेडिंग है पुनर्विवाह का आदेश। बेटे की श्राद्ध की अवधि पूर्ण होते ही भगत ने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया और उसका दूसरा विवाह कराने का भी आदेश दिया। पुत्रवधू चाहती थी कि वह उनकी सेवा करने में ही अपने वैराग्य के दिन गुजार दे, परंतु भगत नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया। बहू के हट करने पर उन्होंने कहा कि तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बहू के सामने उनकी आज्ञा का पालन करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। अब इस पार्ट की आखिरी हेडिंग है भगत की मृत्यु। भगत जी हर वर्ष 30 कोस पैदल गंगा स्नान करने जाते। वे वहाँ के लिए पैदल ही चल पड़ते थे। रास्ते में खंजड़ी बजाते जाते गाते जाते प्यास लगने पर पानी पी लेते। लंबे उपवास में भी वही मस्ती। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त लग रही थी, थोड़ा बुखार भी आने लगा था, लेकिन नेम, व्रत, गीत, भजन, ध्यान, खेती बाड़ी सब कुछ पहले के जैसा ही चलता रहा। धीरे धीरे दुर्बलता बढ़ती गई। लोगों ने आराम करने को कहा, परंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु टूटे हुए स्वर में। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका निर्जीव शरीर पड़ा था। ये बेटा चैप्टर समाप्त हो गया। इसका जो मैंने आपको सार समझाया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स से शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।